हेलो एवरीवन। कल हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ में पहला चैप्टर देखा था। इसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये वीडियो उन सभी व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो अपने ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी का आकार है वो एक यूनिक आकार है जिसको हम भूआब कहते हैं, जिसको जियोइड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्योंकि पूरी तरह से गोल नहीं है, ये क्या है, ध्रुवों पर चपटी हुई है और बीच का जो मध्य का भाग है वहाँ पे उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। यानी ग्लोब आपने कभी न कभी देखा होगा। अगर नहीं देखा, अगर आपने ग्लोब देखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो आप एक बॉल से भी कल्पना करके इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब को उन्होंने बताया है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप। क्या बात है इस मतलब का? लघु रूप यानी छोटा और वास्तविक मतलब रियल, प्रतिरूप मॉडल हो जाएगा। यानी कि ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है जो कि रियल है, रियल मॉडल। देखिए पृथ्वी हमारी बहुत बड़ा विशालकाय पिंड है। इसको हम वास्तविकता से में तो सारे लोग देख नहीं सकते, इसे केवल वही लोग देखते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। तो हम इसके स्टडी के पर्पज से हम क्या करते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं जो कि क्या होता है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ होता है, अर्थ का एक मॉडल होता है और रियल मॉडल होता है। छोटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते, फिर उसमें स्टडी करने का कोई पर्पज़ नहीं। तो हम छोटा बनाते हैं जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं, अपनी टेबल पे रख सकते हैं और उस ग्लोब में हम जगहों को देख सकते हैं। ठीक है। और वास्तविक है, वास्तविक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लोब पर देखिए देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी कि जिस आकार में वो हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने देखा कि अर्थ पे क्या है, 3/4 पार्ट जो है अर्थ है वो वाटर है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो आप जब ग्लोब में देखेंगे तो आपको ये ब्लू दिखेगा, 3/4 पार्ट पे आपको वाटर ही दिखाएगा और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट हैं उनपे क्या, वो महाद्वीप दिखाएगा। कंट्रीज है, जो कंट्री जहाँ पे है उनको वही दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि वास्तविक है, यानी कि रियल है। कोई ऐसा नहीं कि इमेजिन करके आपने कुछ भी उसमें लगा दिया। जो पृथ्वी हमारी अंतरिक्ष से देखने पर दिखती है हमें, वैसा ही हमने बनाया है ग्लोब को। यानी वो मॉडल जो है हमारा वो वास्तविक है, रियल है, लेकिन मिनिएचर है यानी कि छोटा है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं तथा रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे लोकेशन को डिस्क्राइब करने की बारी आ रही है कि किसी लोकेशन को हम कैसे बताएंगे, कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इसको पहले तो हमने ग्लोब बना लिया, हाँ मिनिएचर फॉर्म में उसको रख लिया, जो जहाँ पे है वैसा ही हमने उसको रख लिया। लेकिन अगर हमको लोकेट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम, लोकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ लाइन्स हैं जिन्हें पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ये देखिए इन्होंने ग्लोब दिखाया हुआ है, इस पे आप देखिए अक्ष लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं। ये देखिए एक झुकी हुई अवस्था में थोड़ा सा टेढ़ी तिरछी झुकी हुई है ना, इसे अक्ष कहा गया है। ये नीचे की ओर है तो इसको क्या कहा है,
दक्षिण है, ये नीचे यानी दक्षिण है, तो इसे साउथ बोला है। और इसी तरह ये सुई जो है बीचों बीच जाके ऊपर निकली है, तो ऊपर की तरफ क्या है, वो उत्तर है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी कि दक्षिण और उत्तर, जहाँ से ये सुई गुजर रही है, इनको क्या उत्तर और दक्षिण ध्रुव बोला है। नीचे की साइड जो है उसे उत्तर ध्रुव बोला है, दक्षिण का साइड जो है उसे नीचे की ओर दक्षिण है, तो दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर ध्रुव हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो पृथ्वी है हमारी, वो जो रिवॉल्व करती है वो किस डायरेक्शन में करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो इस ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक अंतर बताया है कि ये जो आपको अक्ष यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, एक सुई जैसे यहाँ बनी हुई दिख रही है, वास्तविकता में ऐसी कोई सुई नहीं है। इसको सिर्फ हमने, क्योंकि पृथ्वी हमारी तिरछी है और जो कि सोलर सिस्टम जो है बांधे हुए हैं हमारे सारे खगोलीय पिंडों को, इस वजह से वो अपने उसके आकर्षण से उस तरह से फिक्स है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप कोई ग्लोब बना दो या गोला ले लो, तो क्या आप उसको ऐसे टिका सकते हो, वो गिर जाएगा। इसीलिए एक काल्पनिक अक्ष इसमें बनाया हुआ है, ये जो अक्ष बनाया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई अक्ष नहीं। लेकिन हाँ, पृथ्वी का एक अक्ष है, वो बना बनाया नहीं है, लेकिन वो अक्ष है जिसके चारों ओर वो घूमती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको अक्ष या सुई दिख रही, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यानी कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर ये गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। नीचे की तरफ आपका दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, ऊपर की तरफ उत्तर ध्रुव हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों तरफ, जैसे पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, वैसे ही इसको, ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। लेकिन एक अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक अक्ष है जिस पर वह चारों ओर घूमती है। अब आगे देखेंगे, एक और काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अभी तो हमने अक्ष देखा जो कि एक काल्पनिक रेखा थी। अब हम देखते हैं एक और काल्पनिक रेखा है, एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन से आपको एक विषुवत वृत्त दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी है विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो जो भाग जो है इस विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित हैं, उनको जो है उत्तरी गोलार्ध, तथा इस विषुवत वृत्त के जो दक्षिण में नीचे की तरफ जो स्थित है, उस आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो विषुवत वृत्त है हमारा, ये धरती को बीचों बीच एकदम काटता है और दो बराबर भागों में बांटता है। तो आधा भाग हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ऊपर की तरफ वाला, और जो नीचे की तरफ वाला आधा भाग है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती। अब ये जो विषुवत वृत्त है ये भी काल्पनिक है, ये भी कोई वास्तविकता में वहाँ वृत्त खिंचा हुआ नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि स्टडी करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की और कुछ बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बिंदु या रेखा तो कोई सच में तो जाके पृथ्वी पे खींच नहीं पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, ग्लोब में वो रेखाएं खींच लेते हैं और उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्यों कहा है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ आएंगे उन सबको क्या कहेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध में, और जितने भी क्षेत्र विषुवत वृत्त के दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे उनको क्या कहेंगे हम, दक्षिण में आएंगे उनको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आपको इंडिया की लोकेशन बतानी हो कि ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, तो आप सबसे पहले देखोगे विषुवत वृत्त कहाँ है। विषुवत वृत्त जब आपको 0 डिग्री मिल जाएगा, तब आप देखोगे कि इसके उत्तर में है भारत कि दक्षिण में है। अगर भारत उत्तर में आपको मिलेगा तो आप क्या बताओगे कि इंडिया हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में है। जो कंट्रीज़ यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी वो आप बोलोगे कि ये साउथ में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की
ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब एक विषुवत वृत्त तो आपने बना दिया, लेकिन इसी के पैरेलल आप जो है देखिए 20 डिग्री जैसे दिख रहा है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कई सारे पैरेलल्स खींचे हैं। तो ये जो पैरेलल्स खींचे गए हैं समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके आपस में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, और ये जो अक्षांश होती हैं, अक्षांश रेखाएं, इनकी आपस की जो बीच की दूरी होती है वो इक्वल होती है, इसलिए अक्षांश को समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत वृत्त के समानांतर ही यानी इससे सेम डिस्टेंस पे जो है कई सारी रेखाएं खींची गई हैं जिनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त से लेके ध्रुव तक जाएंगे। ध्रुव आपको दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव जहाँ यहाँ पर है, ये 90 डिग्री होगा, और विषुवत वृत्त हमारा जो है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री उत्तर में, और सेम 0 डिग्री से स्टार्ट होकर दक्षिण में भी जाएगा, 90 डिग्री दक्षिण तक भी जाएगा। तो ये जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं। इनको किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दिखाती है। जो ये विषुवत वृत्त है इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 अर्थात 90 अंश। अब देखिए हमारी जो पूरी पृथ्वी है जो स्फेयर शेप में है, पूरा क्या हो जाएगा? इसका टोटल देखेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। अब 360 डिग्री है, अब आपको आधा भाग पृथ्वी का दिखेगा, है ना? सामने से आधा दिख रहा है, आधा पीछे नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो जो हमें आधा भाग दिख रहा है उसमें भी अगर हम विषुवत वृत्त जब खींचेंगे तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ठीक है, पहले तो आधा आधा हो गया, 360 का आधा हुआ 180, 180 सामने आया। अब 180 को फिर हमने जो है बीच से काट दिया, बीच से काट दिया तो क्या हुआ? 90 डिग्री ऊपर, 0 से 90 डिग्री तक ऊपर चला गया और 0 से 90 डिग्री तक नीचे चला गया, यानी कि 4 बराबर भाग हो गए। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। तो देखिए 90 डिग्री उत्तर पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इसी तरह अगर 90 डिग्री साउथ पे जाएंगे तो साउथ पोल हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के जो है 4 भाग किए, 360 के 4 भाग किए तो 90 डिग्री आ गया। जो भाग में सामने दिख रहे हैं 0 से लेकर 90 जाएंगे तो उत्तर में जाएंगे तो ये हमारे उत्तरी अक्षांश के पार्ट हो जाएंगे, और 90 से लेके 0 डिग्री नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश बन जाएंगे। और दक्षिण पे जो पॉइंट मिलेगा उसको दक्षिण ध्रुव बोल देंगे, साउथ पोल बोल देंगे। और नॉर्थ पे जब जाएंगे तो चूंकि जगह इतनी कम हो जाती है कि वहाँ कोई रेखा या गोला नहीं खींचते हैं, वहाँ पर केवल एक बिंदु रखते हैं। 90 डिग्री जो है वो कोई रेखा नहीं है, कोई गोला नहीं है, वो एक बिंदु है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोल देंगे। इसी तरह साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब उत्तरी विषुवत वृत्त के उत्तर में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा, और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश आएंगे 1 2 3 4 से लेकर 90 तक, उनको सब क्या बोलेंगे? जो है उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। इसी तरह विषुवत वृत्त के दक्षिण में जितने भी समानांतर रेखाएं होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। इस फिगर में आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पे सारे अक्षांश नहीं बनाए हैं, कुछ ऐसे बना दिए हैं 20 40 60 80 90 जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, तो ये सारे उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। इसी तरह नीचे आएंगे तो 20 40 60 80 90 ये क्या हो जाएंगे? दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका देखें 1 से लेके 90 तक जा रहा है, उत्तर में भी 1 से लेके 0 से लेके बल्कि 0 से लेके विषुवत वृत्त से लेके 90 तक आपका जा रहा है उत्तरी अक्षांश में, और 90 तक ही आपका दक्षिणी अक्षांश में आ रहा है। लेकिन अगर आप उत्तर या दक्षिण मेंशन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तो एक एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये देखिए जो चंद्रपुर है वो बेलो हॉरिजॉन्टे, चंद्रपुर कहाँ? यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे ये कहाँ पे है? 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। लेकिन अगर हम केवल 20 डिग्री ही बोल दें, उत्तर या दक्षिण ना बताएं, तो कैसे पता चलेगा कि हम चंद्रपुर की बात कर रहे हैं या बेलो हॉरिजॉन्टे की बात कर रहे हैं? दोनों जगह अलग अलग हो जाएंगी, इसीलिए उसके साथ उत्तर या अक्षांश के साथ उत्तर या दक्षिण लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो ये अक्षांश हैं, तो सबसे बड़ा अक्षांश अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, विषुवत वृत्त। क्योंकि आप कोई भी गोला है उसको बीच से काटोगे तो जो सबसे बीच का पार्ट होगा वो सबसे बड़ा गोला निकल के आएगा। ऊपर की तरफ जाओगे उसको काटते रहोगे तो वो छोटे छोटे गोले बनते जाएंगे, लास्ट में वो इतना छोटा हो जाता है कि एक पॉइंट बन जाता है। इसी तरह नीचे भी दूरियां कम हो जाती हैं, यानी कि विषुवत वृत्त से हम पोल की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो इन अक्षांशों की जो है गोले जो है, ये जो गोले हैं ये छोटे होते हुए चले जाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अक्षांश या समानांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा विषुवत वृत्त। ये देखिए विषुवत वृत्त है हमारा 0 डिग्री जो जाता है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। 0 डिग्री हो गया विषुवत वृत्त। इसके बाद हमारा दक्षिण ध्रुव आएगा 90 डिग्री। दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल। ऊपर चलेंगे 90 डिग्री उत्तर अगर पहुंच जाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पोल बोलेंगे। ये 3 हो गए, जिसमें एक जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है और बाकी 2 जो हैं वो पॉइंट्स हैं केवल। इसके अलावा जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती है, हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा हमारी कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तर। यहाँ से कहाँ से, विषुवत वृत्त से। देखिए विषुवत वृत्त को इन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि विषुवत वृत्त से हम देख रहे हैं ना कोई चीज़ ऊपर जा रही नीचे जा रही, तो रेफरेंस किसको ले रहे हैं, विषुवत वृत्त से। तो विषुवत वृत्त से देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पे उत्तर तक जब जाएंगे तो कौन सी रेखा ये खिंच गई, कर्क रेखा खिंच गई। इसी प्रकार से विषुवत वृत्त के दक्षिण में जाओ, 23.5 डिग्री दक्षिण जाओगे तब ये कौन सी रेखा खिंच जाएगी, मकर रेखा खिंच जाएगी। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम रेखाएं पढ़ते हैं तो 90 अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर बनेंगी, 90 नीचे बनेंगी। तो इतने सारे अक्षांश होते हैं, लेकिन हम अक्सर नाम किसका सुनते हैं, हम कर्क रेखा का सुनते हैं, मकर रेखा का सुनते हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण, या फिर हम सुनते हैं उत्तरी ध्रुव के बारे में, दक्षिणी ध्रुव के बारे में, इक्वेटर के बारे में सुनते हैं, और या 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बारे में सुनते हैं। यानी कि इन्हें मेन क्यों कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इनके बारे में बात क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी रेखा होगी ना जो 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, तो उन सब के बारे में बात नहीं होती। जो मेन बेसिक में जब पढ़ते हैं तो ये केवल मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनके बारे में बात की होती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हीं रेखाओं की मदद से हम क्या करते हैं, पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटते हैं। यानी अक्षांश से बेसिकली क्या टेम्परेचर का डिसाइड होता है। ताप कटिबंध में बांटने का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी को हमने 3 जो है हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, हम जो है किया है। और ये हीट जोन्स किसके इर्द गिर्द रहते हैं, ये इन्हीं मकर रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे 3 ताप कटिबंध हैं, पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंध। इसके अलावा एक फिगर में दिखाया है कि अगर एक पेपर है उस पर आप डायरेक्ट टॉर्च की रोशनी डालोगे तो सीधे पड़ेगा, यानी इसका एरिया जो है छोटा रहेगा, लेकिन इसकी जो हीट होगी, लाइट होगी, वो ज़्यादा होगी। सीधी सतह पर प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, यानी एरिया जैसे ही कम हो जाएगा तो जो प्रकाश है ये तेज हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही ये इसमें क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो क्या कहते हैं, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज होगा परंतु अधिक क्षेत्र में फैलेगा। यानी अब जैसे ये टिल्ट हो गया तो ये प्रकाश जो है कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा। तो इस टिल्ट को दिखाने का यही मतलब है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से उसमें हमें एक ही तरह का टेम्परेचर नहीं मिलता। अगर पृथ्वी ऐसे सीधी खड़ी होती तो आप देखिए जो पहला भाग है सीधे ऐसे ही टॉर्च की रोशनी, टॉर्च को मान लीजिए सन हो गया, सन की लाइट हमें डायरेक्ट मिलती रहती तो कहीं भी टेम्परेचर के अलग अलग जोन्स ही नहीं होते, हीट जोन्स ही नहीं होते, सब जगह एक समान गर्मी होती और जो मौसम होता है वो एक ही रहता। लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है तो वहाँ पे रोशनी सीधी न मिलकर कुछ इस तरह मिलती है। तो कहीं ऐसा होता है कि सन की जो रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो ज़्यादा आती हैं, और कहीं ऐसा हो जाता है कि सूर्य की किरणें कम आती हैं। इस वजह से जो पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग कहीं उष्ण हो जाएगा, कहीं शीतोष्ण हो जाएगा, कहीं शीत कटिबंध हो जाएगा। एक बार देखते हैं इसको। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध उन्होंने बताया है पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं, तो आप इसमें देखिए ये पहला है जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो आपको दिख रहा होगा उष्ण कटिबंध लिखा हुआ है।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। देखिए, ये जो उष्णकटिबंध दिख रहा है, ये एक ऐसी जगह है जो कि किसके बीच में है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण से शुरू होके 23.5 डिग्री उत्तर तक ये जाता है। जो हमारा उष्णकटिबंध है, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी अक्षांश पड़ेंगे उसमें क्या होता है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य जब आपके सिर के ठीक ऊपर होता है यानी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जब लंबवत पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होगा, इसीलिए इसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। तो इसको क्या बोल दिया, उष्णकटिबंध। यानी इस जो एरिया के बीच में जितनी भी जगहें आएंगी वो किस जोन में आएंगी, उष्णकटिबंध को टॉरिड जोन भी बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम हीट आएगी। मैक्सिमम हीट क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर में एक बार ऐसा होगा कि दोपहर में जो है सूर्य आपके सर के बिल्कुल ऊपर होगा और मैक्सिमम रेज आपके इस एरिया पे पड़ेंगी। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, उष्णकटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये दो पार्ट हैं, ऊपर भी आपको दिख रहा है, ये जो नेक्स्ट कटिबंध है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ये ऊपर की तरफ थोड़ा है और थोड़ा नीचे की तरफ है। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं कि कर्क रेखा और ये उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का जो एरिया है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर तक के बीच का एरिया ये। और नीचे अगर आप आएंगे तो सेम मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव व्रत जो है इसके बीच का एरिया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, यानी कि कर्क रेखा से इसमें ऊपर उत्तर में देखेंगे तो ऊपर की तरफ, और जो है दक्षिण में देखेंगे तो मकर रेखा के नीचे की तरफ, यानी इसके बाद के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कह रहे हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। यानी कि इन जो अक्षांशों की बात हो रही है जो कि उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर से शुरू होकर 66.5 डिग्री उत्तर तक जाते हैं, तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के आते हैं, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं चमकता। सिर के ऊपर नहीं चमकता का मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में तापमान जो होता है वो मध्यम होता है। इन दोनों जगहों पर क्या हो जाएगा, तापमान मध्यम हो जाएगा, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, सबसे पहले आपने ये देखा तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, सर के ऊपर, ठीक सिर के ऊपर चमकता है, तो कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। कहाँ से स्टार्ट होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से स्टार्ट होकर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश तक जाता है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंध होता है, तो देखिए ये भी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कह दिया, और दक्षिणी, क्योंकि जो उत्तर में है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोल दिया, और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोल दिया। तो कर्क रेखा से लेके उत्तरी ध्रुवव्रत तक जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इसके अलावा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुवव्रत के बीच में जो एरिया आएगा उसको क्या, किस जोन में आएगा, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, जिसको हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, तापमान क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान होता है, मध्यम प्रकार का तापमान होता है। अब हमारा लास्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत। ये देखिए उत्तर ध्रुव व्रत जो है एवं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव कहाँ तक आएगा, 90 तक, 90 डिग्री उत्तर तक। और सेम पोजीशन नीचे की तरफ हमारी आ जाएगी दक्षिण ध्रुव व्रत। दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ये जो है क्या हो जाएगा,
इसे बोलेंगे शीत कटिबंध। और उत्तर में हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। और दक्षिण में हो जाएगा तो इसे बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर, ऐसे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव तथा ध्रुवव्रत तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए शीत कटिबंध। अब यहाँ पे चूंकि सनरेज आ ही नहीं पाती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ बर्फ जमी रहती, बहुत ठंडा होता है, तो ये कौन से जोन में चला जाता है, ये हमारा शीत कटिबंध। ऊपर की तरफ, जो उत्तर की तरफ रहेगा उसको उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण की तरफ रहेगा उसको दक्षिण शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा ग्लोब क्या होता है, उसके बाद अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं। इनको अपनी स्टडी के लिए हम जो है पृथ्वी को स्टडी करने के लिए काल्पनिक तौर पे हम मान लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अक्षांश रेखा हमारा विषुवत है 0 डिग्री है, उसके बाद 23.5 डिग्री है कर्क रेखा उत्तर में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इसके अलावा 66.5 डिग्री है उत्तरी ध्रुवव्रत, उत्तर में, और दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुवव्रत है। और इन्हीं की सहायता से हम क्या डिसाइड करते हैं, हीट जोन्स डिसाइड करते हैं कि जितनी हीट उस पर पड़ रही है पृथ्वी के इन पोर्शन पे, जितने प्रोपोर्शन में हीट पड़ रही है, उसी के हिसाब से टाइम जोन्स का निर्धारण करते हैं। तो 3 टाइम जोन्स हो जाते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। जो शीत कटिबंध होता है उसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, और हिंदी में बताएं तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि देशांतर क्या होता है। Thanks for watching this video.